नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची की काफी प्रतीक्षा थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस तैयारी में थी कि जो भी उसकी कमजोर सीटें हैं उस पर पहले घोषणा करनी है। और जो वीवीआईपी लोग हैं जैसे कि मोदी जी हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री, इनके बारे में क्योंकि इनको पहले से घोषणा होने से समय मिलेगा और जनता को भी पता लगेगा कि हमारे प्रतिनिधि कौन है। सबसे ज्यादा इस सूची में अगर किसी ने चौंकाया है तो वो दिल्ली है, जहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको ये अपना आकलन बता दिया था। हालांकि मैंने जब पहला एक्स पोस्ट लिखा था मैंने आपको बताया था कि सातों के सातों कैंडिडेट को बदला जाना है, लेकिन अभी 7 में से 4 के नाम सामने आए हैं। बाकी 3 सदस्यों में भी आपको बताऊं बदल हो सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं तो मीनाक्षी लेखी। और जो इसमें बदलाव किए गए हैं, हालांकि यह भी आपको बता दूं कि इस सूची के बारे में जिनके नाम कटे हैं दिल्ली में, उसके बारे में भी मेरे पास जानकारी यह है कि उनको राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी जो राज्य का चुनाव है। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल कभी भी इस चुनाव के बाद आप देखेंगे वो जेल जाएंगे, फिर सरकार के गठन की जिम्मेदारी आएगी। और जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है जैसे कि प्रवेश वर्मा तेज तर्रार लीडर हैं, लेकिन उनको अगर लोकसभा में नहीं उतारा गया है तो निश्चित समझ लीजिए दिल्ली विधानसभा में उनको उतारा जाएगा। वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और मंत्रालय तो पक्का है। जबकि अगर केंद्र की राजनीति में रहते तो वहां मंत्रालय का पक्का रहना नहीं है। इसी तरह मीनाक्षी लेखी दिल्ली की पॉलिटिक्स करती आई हैं, उनको दिल्ली में ही रिपीट किया जाएगा। इसी तरह से जो नाम इसमें हटाए गए हैं, ऐसा नहीं है जैसे गौतम गंभीर, उनके बारे में खबर चल रही थी, उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। और उसका कारण है कि उन्होंने काम बेहतरीन किया है, लेकिन जैसा राजनीति में उन्होंने देखा है उसके अलावा वो क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं। आईपीएल आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उनको भी राज्यसभा से भेजा जाएगा। पॉलिटिक्स से जरूर वो किनारा करने को कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी की नजर में उनके नंबर काफी हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा मंत्रालय का काम जो खिलाड़ियों से संबंधित है वो जरूर उनको दिया जाएगा इस तीसरे टर्म में भी। तो जिनके टिकट नहीं दिए गए हैं उनको भी कोई ना कोई अन्य जिम्मेदारी देने की विचारधारा, विचार विमर्श मोदी जी की मंत्रणा में जो बैठक हुई थी 29 फरवरी को रात 3 बजे तक, उसमें वो हुए हैं। अब आपको मैं इसमें बताता हूं, मोटा मोटा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, अभी उसके 195 कैंडिडेटों की सूची जारी की है। और इस सूची में जिस तरह से संतुलित बनाया गया है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2 नाम ऐसे आए हैं जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया। एक है राजा भैया, और राजा भैया की सीट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उसके बाद वो जिस तरह से ठाकुर वोटों के अलावा बाकी जनता पे भी असर करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। अभी तक ये देखा जा रहा था उनका बेटा भी आगे राजनीति में एक्टिव हो रहा है, लेकिन अब लग गया है कि बेटा राज्य की राजनीति करेगा और राजा भैया आप केंद्र की राजनीति करेंगे। अब इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो यूपी में आपको बताऊं अजय मिश्र टेनी को रिपीट करके बीजेपी ने यह पक्का बता दिया कि आप जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, मुद्दा बना रहे थे, इस पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो ये मानती है कि बेटे की गलती की सजा पिता को नहीं दी जा सकती, पिता की गलतियों की सजा किसी बेटे को नहीं दी जा सकती। पार्टी शीर्ष ये समझता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई हैं। बेटे के साथ भी षड्यंत्र हुआ है, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के झांसे में, षड्यंत्र में वहां के लोग आए, उसके कारण वो आंदोलन खड़ा हुआ। और जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था उसको जब तक समझा जाता कि उसके अंदर कौन कौन शक्तियां काम कर रही हैं, तब तक वो पूरी टूल किट अपना काम कर चुकी थी और उसी में ये सब लपेटे में आए थे। तो पार्टी ने दोबारा टिकट देकर यह बता दिया कि उनका विश्वास उसी पर है। दूसरा, जो निरहुआ को टिकट दिया गया है, वहां आजमगढ़ से इस बार पक्का माना जा रहा है कि पिछली बार भी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, बाद में वो मैंने खुद कहते सुने हैं जो यादव थे कि हम कहीं ना कहीं भावनाओं में बह गए, जाति के कारण से हम जाति की तरफ चले गए। जाति में तो निरहुआ भी यादव है, लेकिन इस बार पक्का निरहुआ की जीत मानी जा रही है, क्योंकि इस बार लोगों को समझ में आ गया कि जाति के पीछे जाने से उनको समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं मिलना। अब ये जो चीजें हैं इसमें आपको बताएं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात
कि जो इसमें सूची जारी हुई है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें काफी दिया गया है। 28 महिलाएं और 50 वर्ष से कम यानी युवाओं को, 47 युवाओं को मैदान में उतारा गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आपको नई संसद में नए नए चेहरे और वो युवा चेहरे दिखाई देंगे, जो मोदी की सोच है कि अगले 25 साल का वो एक कल्पना लेकर के चल रहे हैं और लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। कल्पना कहना उसको गलत है, उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है। तो अगले 25 साल हमको देश की राजनीति में कौन लोग देखने को मिलेंगे, वो ये नए चेहरे होंगे। इसी तरह शेड्यूल कास्ट 27 और शेड्यूल ट्राइब 18 लोगों को इसमें टिकट दिया है। वहीं ओबीसी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, 57 ओबीसी को इस सूची में शामिल किया गया है। यह अपने आप में बता रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जगह जगह हर भाषणों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना चिल्ला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दिया ऐसा ये संख्या पहले भी थी और अभी तो दूसरी तीसरी सूची आनी बाकी है, उसमें भी आप देखेंगे ये ओबीसीओ को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अपने आप में ये 57 संख्या बता रही है। अब विपक्षी दल के जो नेता हैं, खासतौर पर कांग्रेस की जब सूची आएगी, अब कांग्रेस की सूची में देखना होगा कि वो कितने ओबीसी को टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूची में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी उतारा गया है, जिसमें एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाई आप मेहनत करोगे तो ही फील्ड में टिकोगे, मेहनत नहीं करोगे, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट को लेकर घर में बैठे रहोगे तो अगली बार मौका नहीं मिलना। परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपको आगे भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा यह संगठन भारतीय जनता पार्टी है, राजनीतिक संगठन। इसमें कई युवाओं को आगे लाने का मोदी जी का विजन है और इसलिए जो काम नहीं करेगा, आप हटिए लाइन में से। बड़ी तेज गति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, यहां स्लो मोशन में चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, इस सूची ने बता दिया। दिल्ली की जैसी मैं बात कर रहा था, दिल्ली में चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल को उतारा गया है और आपको याद होगा इस सीट से हमेशा कांग्रेस की तरफ से भी अग्रवाल या कोई ऐसा समाज उतारा जाता था जो है अब आपने कपिल सिब्बल इस सीट से उतरते थे। तो ये जो परवीन खंडेलवाल है एक उद्योगपति हैं और यहां पर जो है वैश्य समाज का वोट काफी है। इस बार फिर से अवसर दिया गया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उनको कौन नहीं जानता, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, सुप्रीम कोर्ट की तेज तर्रार वकील है और जिस तरह से पीछे इनको एक्टिव किया गया, उस समय मेरा आकलन था, मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी कहीं हुई, मैंने कहा कहीं मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री के लिए अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर केजरीवाल है सामने, वो जिस तरह का छल कपट और बाकी चीजें करता है, ये सीधे सच्चे चलने वाले रास्ते पे है। हालांकि वक्ता बहुत अच्छी हैं, तो इनको जो है उतारा गया है और अब आप देखेंगे कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक तेज तर्रार बांसुरी स्वराज उतार दी गई है। मनोज तिवारी वो भाग्यशाली हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है। हालांकि पार्टी इनको बिहार से लड़ाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह की इनकी इच्छा थी, दिल्ली में जो इन्होंने पूर्वांचल समाज को जोड़ा है, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत पूर्वांचली लोगों से मिला हूं, खासतौर पे छठ के अवसर पे मैंने लोगों को देखा है, मनोज तिवारी से एक अटैचमेंट और मनोज तिवारी ने उनसे अटैचमेंट रखा है। युवाओं के ग्रुप्स खड़े किए हैं दिल्ली में, बड़ी संख्या में दिल्ली में इनकी वजह से टिकट मिलता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो इसमें रामवीर विधुड़ी, रमेश विधुड़ी की जगह मैदान में उतारे गए हैं। कोई कहेगा कि उनको साइड कर दिया गया, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी थी संसद में दानिश अली के खिलाफ, वो भाषा असल में कहीं ना कहीं बता रही थी कि एक हल्कापन है बातचीत में, जिस तरह का एक सांसद में नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, राज्य में केजरीवाल के सामने ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, ये समझा गया है। इनको राज्य की पॉलिटिक्स में यानी दिल्ली की पॉलिटिक्स में यहां उतारा जाएगा। तो इस तरह से दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधोड़ी, और ये दिल्ली की विधानसभा जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, और जिस तरह से केजरीवाल को इन्होंने कम संख्या होने के बावजूद भी हर मुद्दे में इन्होंने विधानसभा में दिल्ली में केजरीवाल को घेरने का काम किया है। ये देखा गया है कि अकेला होता हुआ भी शेर की तरह ये दहाड़े हैं, और इसलिए इनको यहां से पॉलिटिक्स में उतारा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं देख रहा था, उन्होंने काम तो बहुत बेहतरीन किया है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जनता से जो अटैचमेंट है वो कहीं करने में कमी दिखाई दी है। शालीन है, डॉक्टर है, तो डॉक्टरी भाषा उनकी रहती है। यहां अब जो है वो उनको
रिटायर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य की जो केंद्र सरकार है उसकी जो कुछ ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसियां हैं वहां उनकी जरूरत है, उनके अनुभव को वहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी जो है पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 51, पश्चिम बंगाल की 26, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12 और तेलंगाना की 9, असम की 14 में से 11 और झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11 सीट इसमें डिक्लेयर की हैं। तो दिल्ली की, जैसा मैंने कहा, 5 सीटों के कैंडिडेटों की घोषणा हो गई है। 2 कैंडिडेट अभी बाकी हैं। उन 2 में इंतजार किसका है, मैं आपको एडवांस में न्यूज दे रहा हूं और ये ब्रेकिंग भी है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता, जैसे मैं कहता आया हूं, उनकी संभावना है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें और इसलिए 2 सीट अभी उनके हिसाब से छोड़ के चल रहे हैं। अंतिम निर्णय अगली लिस्ट में हो जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं, कांग्रेस से टिकट ले लेते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेटों को उतारेगी। तो ये जो है, ये सब सूची है। अब इसके साथ ही पूरी राजनीति में एक तरह से खलबली मच गई है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उनका तो अभी कोई बैठ करके फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ। भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है और अब इसी के साथ चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से, ये पारा हाई होने वाला है और कुछ ही दिन में, अब आप देखेंगे, बल्कि कुछ घंटों में चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी कर सकता है, जिसके लिए लगातार चुनाव आयोग की बैठक भी चल रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक इस देश की राजनीति में चल ही दिया है। वंदे मातरम।